यह वह स्थान नहीं है जहाँ उन कष्टों और संघर्षों का विस्तार से वर्णन किया जाए जिन्हें प्रवासी मोर्मनों ने अपने अंतिम आश्रय तक पहुँचने से पहले सहा। मिसिसिपी के किनारों से लेकर रॉकी पर्वतों की पश्चिमी ढलानों तक उन्होंने एक अद्भुत दृढ़ता के साथ यात्रा की जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। जंगली मनुष्य और जंगली जानवर, भूख, प्यास, थकान और बीमारी, प्रकृति की हर बाधा को उन्होंने अपनी एंग्लो सैक्सन जिद के बल पर पार किया। फिर भी यह लंबी यात्रा और लगातार भय ने सबसे मजबूत दिलों को भी हिला दिया था। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो अपने घुटनों पर गिरकर दिल से प्रार्थना न करता। जब उन्होंने यूटा की विशाल घाटी को सूर्य के प्रकाश में नहाया हुआ देखा और अपने नेता से यह सुना कि यही उनका वादा किया हुआ देश है और ये अनछुए खेत अब हमेशा के लिए उनके होंगे, यंग ने जल्द ही खुद को एक कुशल प्रशासक और दृढ़ नेता साबित किया। नक्शे बनाए गए, योजनाएं तैयार की गईं, जिनमें भविष्य के शहर की रूपरेखा खींची गई। चारों ओर खेत बांटे गए, हर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार। व्यापारी को उसका काम मिला और कारीगर को उसका पेशा। शहर में सड़कों और चौकों का निर्माण ऐसे हुआ मानो जादू हो गया हो। गांवों में जल निकासी, बाड़ लगाना, रोपाई और सफाई का काम शुरू हुआ और अगली गर्मियों तक पूरा इलाका गेहूं की सुनहरी फसल से भर गया। इस अजीब बस्ती में सब कुछ फलने फूलने लगा। सबसे बढ़कर शहर के बीच में बना विशाल मंदिर दिन ब दिन ऊंचा और भव्य होता गया। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की आखिरी रोशनी तक हथौड़े की आवाज़ और आरी की खरखराहट कभी बंद नहीं होती थी। यह उस भगवान के लिए उनका स्मारक था जिसने उन्हें इतने खतरों से सुरक्षित निकालकर यहाँ तक पहुँचाया था। वे दोनों बचाए गए लोग, जॉन फेरियर और वह छोटी बच्ची जिसे उसने अपनी बेटी बना लिया था, मोर्मनों के साथ उनकी यात्रा के अंत तक पहुँचे। छोटी लूसी फेरियर को एल्डर स्टैंगरसन की गाड़ी में आराम से लाया गया, जहाँ वह उसकी 3 पत्नियों और उसके 12 साल के जिद्दी बेटे के साथ रहती थी। अपनी माँ की मृत्यु के सदमे से वह जल्द ही उबर गई, बचपन की स्वाभाविक लचक के साथ, और जल्दी ही औरतों की लाडली बन गई। धीरे धीरे उसने इस नए जीवन को स्वीकार कर लिया, अपने चलते फिरते कपड़े से ढके घर में। इस बीच फेरियर भी अपनी तकलीफ़ों से उबर चुका था। उसने खुद को एक उपयोगी मार्गदर्शक और मेहनती शिकारी साबित किया। इतनी तेज़ी से उसने अपने नए साथियों का विश्वास जीत लिया कि जब वे अपनी यात्रा के अंत तक पहुँचे तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि उसे भी उतनी ही बड़ी और उपजाऊ ज़मीन दी जाए जितनी किसी और बसने वाले को, सिवाय यंग, स्टैंगरसन, कैम्बल, जॉनस्टन और ड्रेबर के, जो 4 प्रमुख एल्डर थे। उस ज़मीन पर जॉन फेरियर ने एक मजबूत लकड़ी का घर बनाया जिसमें आने वाले वर्षों में इतने विस्तार हुए कि वह एक बड़े मकान में बदल गया। वह एक व्यावहारिक सोच वाला आदमी था, अपने काम में तेज़ और हाथों से कुशल। उसका मजबूत शरीर उसे सुबह से शाम तक मेहनत करने की अनुमति देता था, अपनी ज़मीन को सुधारने और खेती करने में। इसी वजह से उसकी ज़मीन और उसकी संपत्ति तेज़ी से बढ़ती गई। 3 साल में वह अपने पड़ोसियों से बेहतर हो गया। 6 साल में समृद्ध, 9 साल में अमीर और 12 साल में सॉल्ट लेक सिटी में गिने चुने लोग ही उसके बराबर थे। महान अंतर्देशीय समुद्र से लेकर दूर वाहसैज पहाड़ों तक जॉन फेरियर का नाम हर जगह जाना जाता था। एक ही बात थी और केवल एक ही, जिसमें उसने अपने सहधर्मियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कोई तर्क या समझाइश उसे कभी भी अपने साथियों की तरह विवाह कर बहुविवाह की प्रथा अपनाने के लिए तैयार नहीं कर सकी। उसने इस जिद के पीछे कभी कोई कारण नहीं बताया, बस अपने निर्णय पर अडिग रहा। कुछ लोग उसे अपने धर्म के प्रति उदासीन मानते थे, कुछ इसे उसकी धन लालसा और खर्च से बचने की प्रवृत्ति समझते थे। कुछ और लोग एक पुराने प्रेम प्रसंग की बात करते थे और एक सुनहरे बालों वाली लड़की की जो अटलांटिक के किनारे तड़प तड़प कर मर गई थी। कारण जो भी रहा हो, फेरियर अविवाहित ही रहा। बाकी सभी मामलों में वह इस नए समाज के धर्म का पालन करता था और एक सच्चे और सीधे आदमी के रूप में जाना जाता था। लूसी फेरियर उसी लकड़ी के घर में बड़ी हुई और अपने दत्तक पिता के हर काम में उसका हाथ बटाती रही। पहाड़ों की तीखी हवा और देवदार के पेड़ों की सुगंध ने उसके लिए माँ और दाई का काम किया। साल दर साल वह लंबी और मजबूत होती गई। उसके गाल और लाल हो गए और उसके कदम और भी लचीले हो गए।
सड़क से गुजरने वाले कई यात्रियों के मन में भूली बिसरी भावनाएं जाग उठती जब वे उसे गेहूं के खेतों में दौड़ते हुए देखते या अपने पिता के घोड़े पर सवार होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे संभालते देखते। इस तरह वह कली एक फूल में बदल गई और जिस साल उसके पिता सबसे अमीर किसानों में गिने जाने लगे, उसी साल वह पूरे पश्चिमी इलाके की सबसे सुंदर अमेरिकी युवतियों में से एक बन गई। हालांकि यह उसके पिता नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले यह जाना कि वह लड़की से औरत बन गई है। अक्सर ऐसा ही होता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म और धीरे धीरे होता है कि उसे किसी तारीख में नहीं बांधा जा सकता। खुद लड़की भी तब तक इसे नहीं समझती जब तक किसी की आवाज़ या स्पर्श उसके दिल को झकझोर न दे और वह गर्व और भय के मिश्रण के साथ महसूस न करे कि उसके भीतर एक नया और बड़ा व्यक्तित्व जाग उठा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस दिन को याद न कर सके और उस छोटी सी घटना को जिसने उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। लूसी फेरियर के मामले में यह घटना अपने आप में भी महत्वपूर्ण थी और उसके भविष्य और कई अन्य लोगों की नियति को प्रभावित करने वाली भी। यह जून की एक गर्म सुबह थी। लैटर डे सेंट्स मधुमक्खियों की तरह व्यस्त थे जिन्हें उन्होंने अपने प्रतीक के रूप में चुना था। खेतों और सड़कों पर मेहनत की वही गूंज थी। धूल भरी सड़कों पर खच्चरों की लंबी कतारें चल रही थीं, सभी पश्चिम की ओर, क्योंकि कैलिफोर्निया में सोने की खोज शुरू हो चुकी थी और ओवरलैंड मार्ग इस शहर से होकर जाता था। वहाँ भेड़ों और बैलों के झुंड भी आ रहे थे और थके हुए प्रवासी लंबी यात्रा से टूटे हुए। इसी भीड़ के बीच एक कुशल सवार की तरह रास्ता बनाती हुई लूसी फेरियर घोड़े पर दौड़ती चली जा रही थी। उसका चेहरा परिश्रम से लाल था और उसके लंबे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसे शहर में अपने पिता का एक काम पूरा करना था और वह पहले की तरह ही निडरता से जा रही थी, सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हुए। धूल से लथपथ यात्रियों ने उसे आश्चर्य से देखा और यहाँ तक कि भावहीन दिखने वाले इंडियंस भी जो अपने चमड़े के सामान लेकर जा रहे थे, उसकी सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गए। वह शहर की सीमा तक पहुँची रही थी कि उसने देखा सड़क एक बड़े मवेशियों के झुंड से भरी हुई है जिन्हें आधा दर्जन जंगली दिखने वाले चरवाहे हाँक रहे थे। अधीर होकर उसने अपने घोड़े को एक ऐसे खाली स्थान की ओर मोड़ने की कोशिश की जो उसे रास्ता देता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन जैसे ही वह उसमें घुसी, जानवर उसके चारों ओर बंद हो गए और वह खुद को उन भयंकर आँखों वाले लंबे सींगों वाले बैलों की चलती भीड़ के बीच फंसा हुआ पाई। हालांकि वह मवेशियों से निपटने की आदी थी, इसलिए वह डरी नहीं, बल्कि हर मौके का फ़ायदा उठाकर अपने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से एक बैल के सींग, चाहे दुर्घटनावश या जानबूझकर, उसके घोड़े के शरीर से टकरा गए और उसे पागल कर दिया। एक ही पल में वह पीछे के पैरों पर उठ खड़ा हुआ, गुस्से से हिनहिनाया और ऐसे उछलने लगा कि कोई भी सामान्य सवार गिर जाता। स्थिति बेहद खतरनाक थी। हर उछाल उसे फिर से सींगों के करीब ले आता और उसे और उग्र बना देता। लड़की पूरी ताकत से खुद को काठी पर संभाले हुए थी, लेकिन एक छोटी सी चूक भी उसे उन भारी जानवरों के खुरों तले कुचल सकती थी। अचानक आई इस स्थिति के लिए तैयार न होने के कारण उसका सिर चकराने लगा और उसकी पकड़ ढीली होने लगी। धूल और भाप से घुटते हुए वह शायद हार मान लेती अगर उसके पास एक दयालु आवाज़ न आती जिसने उसे सहायता का भरोसा दिया। उसी क्षण एक मजबूत सांवला हाथ उसके घोड़े की लगाम पकड़ लेता है और मवेशियों के बीच रास्ता बनाते हुए उसे बाहर निकाल ले जाता है। आपको चोट तो नहीं लगी मिस? उसके रक्षक ने आदर से पूछा। उसने उसकी गहरी कठोर आंखों वाले चेहरे की ओर देखा और शरारती हंसी हंस दी। मैं तो बहुत डर गई थी, उसने भोलेपन से कहा। किसने सोचा था कि पोंचो इतनी सारी गायों से डर जाएगा? भगवान का शुक्र है कि आप गिरी नहीं, उसने गंभीरता से कहा। वह एक लंबा मजबूत युवक था, एक शक्तिशाली घोड़े पर सवार, शिकारी के कपड़ों में और कंधे पर लंबी बंदूक टांगे हुए। मेरा ख्याल है आप जॉन फेरियर की बेटी हैं, उसने कहा। मैंने आपको उनके घर से आते देखा था। जब आप उनसे मिले तो उनसे पूछिएगा, क्या उन्हें सेंट लुइस के जेफरसन होप याद है? अगर वही फेरियर है तो मेरे पिता और वे अच्छे दोस्त थे। आप खुद आकर क्यों नहीं पूछ लेते? उसने हल्के अंदाज में कहा।
युवक इस सुझाव से खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। आऊँगा, उसने कहा। हम 2 महीने से पहाड़ों में थे, ज़्यादा अच्छे हाल में नहीं हैं। उन्हें हमें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना होगा। उन्हें आपका बहुत आभार मानना चाहिए, और मुझे भी, उसने कहा। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये मवेशी मुझ पर चढ़ जाते तो वह कभी नहीं संभल पाते। मैं भी नहीं, उसके साथी ने कहा। आप, उसने हंसते हुए कहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता? आप तो हमारे दोस्त भी नहीं हैं। यह सुनकर युवक का चेहरा गंभीर हो गया, इतना कि लूसी ज़ोर से हंस पड़ी। मैंने ऐसा मतलब नहीं था, उसने कहा। अब तो आप हमारे दोस्त हैं। आपको हमारे घर आना ही होगा। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो पिता मुझे फिर काम नहीं देंगे। अलविदा। अलविदा, उसने कहा, अपनी टोपी उठाते हुए, और उसके हाथ को हल्के से छुआ। वह अपने घोड़े को मोड़कर चाबुक मारकर धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई। युवा जेफरसन होप अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब वह चुप और गंभीर था। वह और उसके साथी नेवादा के पहाड़ों में चांदी की तलाश में थे और अब सॉल्ट लेक सिटी लौट रहे थे ताकि अपने खोजे गए खदानों के लिए पूंजी जुटा सकें। लेकिन इस घटना ने उसके विचारों को पूरी तरह बदल दिया था। उस सुंदर, सरल लड़की की झलक, जो पहाड़ी हवाओं जितनी स्वच्छ थी, उसके जंगली, अनियंत्रित दिल को गहराई तक छू गई थी। जब वह उसकी नज़रों से ओझल हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है। अब न चांदी, न धन, कुछ भी उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा था जितना यह नया, सब कुछ घेर लेने वाला भाव। उसके दिल में जो प्रेम जागा था वह किसी लड़के की क्षणिक भावना नहीं थी, बल्कि एक दृढ़, जिद्दी आदमी का गहरा और उग्र प्रेम था। वह हर काम में सफल होने का आदी था और उसने मन ही मन कसम खाई कि इस बार भी वह असफल नहीं होगा जब तक कि मानवीय प्रयास और दृढ़ता उसे सफलता दिला सकते हैं। वह उसी रात जॉन फेरियर से मिलने गया और फिर कई बार, जब तक कि उसका चेहरा फार्म हाउस में एक जाना पहचाना चेहरा न बन गया। जॉन, जो घाटी में ही सीमित था और अपने काम में डूबा रहता था, पिछले 12 वर्षों में बाहरी दुनिया की खबरों से लगभग अनजान था। यह सब जेफरसन होप उसे बता सकता था, और ऐसे अंदाज में कि लूसी भी उतनी ही रुचि से सुनती जितना उसका पिता। वह कैलिफोर्निया में एक अग्रणी बसने वाला रह चुका था और उन जंगली, सुनहरे दिनों की कई अजीब कहानियां सुना सकता था, जहां लोग अचानक अमीर बन जाते थे और उतनी ही तेज़ी से सब कुछ खो भी देते थे। वह एक स्काउट भी रह चुका था, शिकारी भी, चांदी की खदानों का खोजी भी, और एक रैंचर भी, जहां कहीं भी रोमांचक घटनाएं होती थीं, जेफरसन होप वहां मौजूद होता था। वह जल्दी ही बूढ़े किसान का प्रिय बन गया, जो उसकी खूबियों की बड़ी प्रशंसा करता था। ऐसे मौक़ों पर लूसी चुप रहती, लेकिन उसके लाल होते गाल और चमकती प्रसन्न आंखें साफ बता देती थीं कि उसका दिल अब उसके अपने बस में नहीं रहा। उसका सीधा साधा पिता शायद इन संकेतों को न समझ पाया हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसका प्रेम जीत लिया था, उससे यह बात छिपी नहीं रही। एक गर्मियों की शाम थी जब वह घोड़े पर सवार होकर सड़क से नीचे आया और फाटक पर आकर रुका। लूसी दरवाजे पर थी और उसे देखने के लिए नीचे आई। उसने लगाम बाड़ पर डाल दी और रास्ते से होते हुए उसके पास आ गया। मैं जा रहा हूँ लूसी, उसने कहा, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर, उसकी आंखों में देखते हुए। अभी मैं तुमसे साथ चलने को नहीं कहूँगा, लेकिन क्या तुम तैयार रहोगी जब मैं वापस आऊँ? और वह कब होगा? उसने शर्माते हुए और हंसते हुए पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में, तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा मेरी प्यारी। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और पिता का क्या? उसने पूछा। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, बस ये खदानें ठीक से चल पड़े। मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं। अच्छा, अगर तुम और पिता ने सब तय कर लिया है तो फिर कुछ कहने को बचता ही नहीं, उसने धीरे से कहा, अपना सिर उसके सीने से लगाते हुए। भगवान का शुक्र है, उसने भारी आवाज़ में कहा और झुककर उसे चूम लिया। तो यह तय रहा, जितना ज़्यादा मैं यहाँ रुकूंगा उतना ही जाना मुश्किल होगा। वे लोग घाटी में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अलविदा मेरी प्यारी, अलविदा। 2 महीने में तुम मुझे फिर देखोगी। यह कहते ही वह उससे अलग हो गया, घोड़े पर सवार हुआ और तेज़ी से दौड़ता हुआ निकल गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे डर हो कि कहीं उसका निश्चय कमज़ोर न पड़ जाए।
वह फाटक पर खड़ी रही, उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर वह घर के भीतर लौटी, यूटा की सबसे खुश लड़की बनकर।